लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, अरे कहाँ मर गई ए लक्ष्मी। ये बुढ़िया औरत मेरा दिमाग खराब करके रख देती है। इसका रोज का काम है यूं गायब हो जाना। आज आने दो इस बुढ़िया को, मैंने ठीक ना बताया तो मेरा नाम भी मंजू नहीं। इसका सारा गायब होना निकालूंगी आज। लक्ष्मी देवी जी की बहू अपने घर में इधर से उधर अपनी सास को ढूंढते हुए गुस्से में बड़बड़ा रही थी। 2 मिनट बाद लक्ष्मी जी घर में दाखिल हुई तो बहू हाथ में बाल्टी ले रही थी। वही सर में देकर मारी तो उनकी चीख निकल पड़ी। वे नीचे गिर पड़ी। उनके सिर में सूजन का गोला पड़ गया। कहाँ मर जाती है यूं रोज रोज। किससे मिलने जाती है इस उम्र में, शर्म नहीं आती तुझे। मेरा जीना हराम करके रख दिया है तूने। कुछ काम कराना हो तो तू गायब हो जाती है, फिर मुझे ही करना पड़ता है। आज के बाद अगर बाहर गई तो आज तो बाल्टी ही मारे, कल को आंखें ही निकाल लूंगी। घूरे मत इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे। मंजू ने सारी हदें पार कर अपनी सास के सर में बाल्टी मारकर वहां जमीन पर पड़ा छोड़ दिया। वो तो शुक्र है बाल्टी प्लास्टिक की थी, लोहे की होती तो उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी भी कम नहीं होती। अगर अचानक से सर में मारो तो दिन में तारे नजर आ जाएं। और लक्ष्मी जी तो वैसे भी बूढ़ी औरत थी। उनके सर में अचानक बाल्टी लगने से चक्कर आ गए और वो नीचे गिर पड़ी। कुछ देर वे इसी पीड़ा के साथ वहीं पड़ी रही। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका जुर्म भी कुछ न था, घर का सारा काम करके ही वे बाहर गई थी। लेकिन उनकी बहू मंजू बहुत खराब प्रवृत्ति की थी। सास पर ऐसे हाथ उठा देती थी जैसे वो कोई बच्चा हो। ए बुढ़िया, वहीं पड़े रहने का बहाना मिल गया तुझे तो। अब खड़ी पे हो जा वहां से, काम पड़े हैं, चल आकर काम निपटा। वे वहां से धीरे धीरे दीवार के सहारे उठ किचन में जा बर्तन धोने लगी और बहू टीवी के आगे अपना पसंदीदा सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। लक्ष्मी देवी जी के 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। बड़ा बेटा नितिन, छोटा बेटा रवि। नितिन की पत्नी सुनंदा और रवि की पत्नी मंजू। नितिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है, जहां उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब है। जबकि छोटा रवि कस्बे में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है, जो पास के शहर में बैंक में कार्यरत है। लक्ष्मी जी मोटी तगड़ी चाटनी, बहुत बुद्धिमान शांत स्वभाव वाली महिलाएं। लेकिन अब बहू ने उन्हें सता सताकर बहुत हल्का कर दिया। उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ चुका था। जब कमल नाथ जी से शादी होकर वे इस घर में आई थी तो देखने वालों के होश उड़ गए थे। अपने माँ बाप की ये 2 बहनें हैं। दोनों में 2 साल का फर्क है। लक्ष्मी जी छोटी और मालती जी बड़ी। दोनों की शादी एक ही मंडप में इसलिए कर दी गई थी क्योंकि इनके पिता को अनेक बीमारियों ने घेर लिया था, जिससे यही निर्णय लिया गया था कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाए। दोनों के लिए सुयोग्य वर भी मिल गए थे, तो पिता के जीवन में ही एक ही मंडप में दोनों के फेरे संपन्न करा दिए गए। शादी के कुछ दिन बाद ही माता भी परलोक सिधार गई। लक्ष्मी जी का बचपन से एक ही सपना रहा है और वह सपना पेरिस का एफिल टॉवर देखने का है। पिता भी एक किसान थे तो उनकी हैसियत भी अपनी बेटी को एफिल टॉवर दिखाने की नहीं थी। अपने कमरे को भी वे एफिल टॉवर की तस्वीरों से सजाए रखती थी। तो उनकी बड़ी बहन उन्हें रोकती थी, ये पागलपन छोड़ दे लक्ष्मी, ऐसे सपनों में क्यों जीती है तू जो संभव ही ना है। छोड़ दे मेरी बहन, छोड़ दे। सपने वही देखने चाहिए जो असंभव हो, ताकि हम उन्हें संभव बनाने के लिए जटिल से जटिल प्रयास कर सकें। लक्ष्मी जी ने अपनी धुन में गुनगुनाते हुए अपनी बहन को जवाब दिया तो उनकी बहन चुप हो गई। लक्ष्मी जी के सर पर एफिल टॉवर का भूत सवार था, जिससे वे थोड़ी बहुत रकम जो पिताजी से मिलती उसे जोड़ने में लगी हुई थी। इसके साथ साथ वे अपनी माँ से अचार और मुरब्बे भी बनाना सीख रही थी। इसी दौरान उनकी शादी हुई तो उन्होंने सोचा अब तो शादी हो रही है, पति मुझे एफिल टॉवर दिखा लेंगे। लेकिन यहाँ भी फूटी किस्मत कि पति का व्यवसाय भी करने खाने का ही था। कमलनाथ जी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते थे। उनके खाने पहनने में कोई कमी नहीं आने देते थे। लेकिन लक्ष्मी जी का एफिल टॉवर का सपना उन्हें चैन से नहीं रहने देता था। वे अचार और मुरब्बे डालने में माहिर हो गई थी, जिससे लोग उनसे अचार और मुरब्बे डलवाने लगे थे, जिससे वे थोड़ा घर में खर्च करती और थोड़ा जमा करती रहती थी। किंतु उनका ये काम बच्चे होने पर छूट गया था। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए फिर से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और अपने सपने के लिए वे जी जान से मेहनत करने लगी थी। इसी दौरान एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से कमलनाथ जी चल बसे, जिससे लक्ष्मी जी के कंधों पर और अधिक जिम्मेदारियां आ गई थी।
पति के अचानक हुए देहांत ने लक्ष्मी जी को तोड़ डाला था। वे घबरा गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। बच्चे भी बहुत छोटे थे, किंतु उन्होंने खुद को संभाला और अपने दोनों बच्चों की खातिर जीवन में आगे बढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए खूब मेहनत की और सोचने लगी कि मेरा सपना भी मेरे बच्चे ही पूरा करेंगे। मेरे बच्चे मुझे जरूर पेरिस ले जाएंगे। इसी सोच के साथ वे पूरी लगन से मेहनत करती रहीं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कराई, जिससे उन्हें नौकरी के अच्छे ऑफर प्राप्त हुए। लेकिन माँ का ये सपना सपना ही बनकर रह गया कि मेरे बेटे मेरा सपना पूरा करेंगे। जैसे ही बेटों की नौकरी लगी तो बेटे बहुत अधिक व्यस्त रहने लगे। नितिन भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर शहर में बस गया, जो कभी कभी ही माँ के दर्शन करता। और रवि ने भी अपनी मर्जी से शादी की, जिसकी पत्नी मंजू सास के साथ एक ही घर में रहती है। किंतु मंजू लक्ष्मी जी को चैन से सांस नहीं लेने देती। खुद पूरा दिन टीवी में व्यस्त रहती और सास से पूरा घर का काम लेती। लेकिन लक्ष्मी जी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वे घर का काम भी करती और अपने अचार मुरब्बे का काम भी संभालती। किंतु ये अचार मुरब्बे का काम मंजू को सुहाता नहीं था। जब भी सास अपना अचार मुरब्बे का काम करने बैठती, तभी घर में बवंडर खड़ा कर देती थी और अपने पति से शिकायत करती। देखिए जी, आपकी मम्मी पूरे घर में क्या गंदगी मचा कर रखती हैं। किस चीज में कमी लग रही है इन्हें? अच्छा खासा पूरा होता है, तब भी इन्हें ये काम करने की जरूरत पड़ जाती है। तो रवि भी अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को धमकाता है। माँ, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? क्या आपका पूरा नहीं होता? कल से घर में ये सब दिखाई न पड़े, नहीं तो उठाकर बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। बेटे की डांट से लक्ष्मी जी परेशान हो गई और मंजू बड़ी खुश हुई। अपनी सास का काम छुटाकर कुछ दिन लक्ष्मी जी ने काम नहीं किया तो दो पैसों की भी मोहताज हो गई, क्योंकि बस घर में दो रोटी खाने को मिलती थी और दो रोटी के अलावा इंसान के और भी खर्चे होते हैं। बुढ़ापे में तो दवाइयों के खर्च और भी बढ़ जाते हैं। और एक ही तो लक्ष्मी जी का सपना रहा है बचपन से, जिसे जीते जीते वे अब बुढ़ापे में आ चुकी थी। लेकिन उनका सपना पूरा होते नहीं दिखता था। कभी कोई अड़चन तो कभी कोई अड़चन आड़े आ जाती थी। अब लक्ष्मी जी परेशान हो उठी थी। वे करे तो क्या करें। उनकी बड़ी बहन मालती जी की भी शादी पास के ही देहात में हुई थी, किंतु कस्बे में लक्ष्मी जी के घर की थोड़ी दूरी पर सही दामों में एक प्लॉट बिक रहा था, तो उन्होंने देहात का घर बेच वो खरीद कर वहीं घर बना लिया था। उनके भी दो बेटे, एक बेटी थी। बेटी और बड़े बेटे की शादी उन्होंने कर दी थी, किंतु छोटा बेटा अमर शादी नहीं करना चाहता था। अमर अपनी माँ से लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करता और उनका पूरा साथ देता था। उसने ही अपनी मासी का बैंक में खाता खुलवाया था। खुद का बेटा बैंक में नियुक्त होते हुए भी उन्हें भांजे का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि रवि को अपनी माँ का काम करना भी नहीं पाता था। बैंक में खाते की तो दूर की बात है। इसलिए लक्ष्मी जी ने बेटे बहू की चोरी से दूसरे बैंक में भांजे के साथ जाकर खाता खुलवा लिया था, जिसमें वे अपने काम की रकम जमा करती रहती थी। लेकिन बेटा बहू ने उनके सारे किए किराए पर पानी फेर डाला था। फिर उन्होंने अपने भांजे से इस बारे में बात की, तो उसने घर घर जाकर अचार मुरब्बे के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, जिससे लक्ष्मी जी अपने घर का सारा काम करती और जो टाइम बचता उसमें घर घर जाकर अचार मुरब्बा डाल आया करती। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, किंतु आज मंजू ने अपनी सारी हदें पार कर सास पर ऐसा अत्याचार किया कि वे पूरी तरह टूट गई। मंजू ने उन्हें बाहर न जाने का फरमान सुना डाला। रात में पति को मंजू ने सब बता दिया कि मम्मी जी रोज बाहर जाती हैं और घंटों गायब रहती हैं। जब रवि ने मम्मी को गुस्से से धड़पड़ाकर पूछा कि कहाँ जाती हो, तो उन्होंने सब बता दिया कि मैं इस काम से बाहर जाती हूँ। तो रवि गुस्से में और लाल हो गया, लेकिन मंजू ने अपने पति को शांत कर दिया और वे शांत हो गया। तो मंजू ने रवि को कहा कि अगर माँ काम करने बाहर जाती हैं तो इसमें हर्जी क्या है? तुम बोल रही हो ये बात जो माँ के काम से इतना चिढ़ती है? रवि ने भी सख्त होकर मंजू को कहा, तो मंजू बोली, रवि ठंडे दिमाग से सोचो, आज की महंगाई के दौर में सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। और आज हर चीज के दाम ऊंचाई को छू रहे हैं। मुरब्बे और अचार के दाम भी कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। मम्मी को घर से बाहर जाने की आज्ञा इसी शर्त पर दो कि आधी रकम वो हमें दे। रवि मंजू की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और सोच विचार करते हुए कहता है, कहे तो तुम ठीक ही रही हो, चलो फिर ऐसा ही करते हैं। वो अपनी माँ को इसी शर्त पर बाहर जाने की आज्ञा देता है। लक्ष्मी जी मन महसूस कर हाँ कर देती हैं। सोचती हैं,
आधी भी हाथ से जाएगी नहीं तो। इसी तरह वे फिर से घरों में जाकर अपना काम शुरू कर देती हैं, जिसमें उनको जो रकम मिलती आधी मंजू को देनी पड़ती थी। मंजू अपनी सास के सपने और उनके बैंक खाते से अनजान थी। वो यही सोचा करती थी कि बुढ़िया दो पैसे कमाकर अपना खर्च पूरा कर लेती है। एक दिन जब लक्ष्मी जी अपने अचार मुरब्बे के काम से बाहर गई हुई थी, तो मंजू उनके कमरे में कुछ लेने गई। उसकी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पर पड़ी, जिसमें जल्दी में लक्ष्मी जी उसका ताला बंद करना भूल गई। जैसे ही मंजू की नजर उस पर पड़ी, वे चलते चलते रुक गई और नीचे फर्श पर बैठ उस बक्से को खोलने लगी। ओहो, बुढ़िया का बक्सा! चलो आज देखते हैं बुढ़िया ने इसमें क्या खजाना छिपाया हुआ है। मेहनत तो बड़ी करती है बुढ़िया, फिर भी इसके पास होगा ही क्या। वो बक्से को खोलते खोलते बोले जा रही थी। जब उसने बक्सा खोला तो उसका मुंह पिचक गया। ओफो, ये बुढ़िया बिना, क्या इसमें ये कैटलॉग्स रखे हुए हैं? वो उन सभी कैटलॉग्स को उठाती है तो देखती है सभी कैटलॉग्स एफिल टॉवर के हैं। वो सोच में पड़ जाती है, आखिर ये एफिल टॉवर के कैटलॉग्स क्यों हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उन कैटलॉग्स में से एक फाइल नीचे गिरती है। मंजू उसे उठाती है, देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, उसका मुंह खुला रह जाता है। उस फाइल में बैंक पासबुक होती है, जिसे मंजू और रवि अनजान थे। वो उसे खोलती है तो उसकी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। जब वो रकम देखती है तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है। उस पासबुक में पूरे 3 लाख की रकम थी, जो मंजू के होश उड़ा रही थी। और उसके साथ एक लेटर था, जिसमें लक्ष्मी जी ने अपने पेरिस जाने के सपने के बारे में लिखा हुआ था। मैं लक्ष्मी देवी, सादा जीवन जीने वाली एक सादा सी औरत, जिसकी बचपन से ही हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है, पेरिस जाने की। मुझे पेरिस का एफिल टॉवर बहुत पसंद है। मेरा सपना है, मेरा जुनून है। न जाने मुझे ये जुनून कहाँ से आया। बस बचपन से ही मैंने इसके ख्वाब सजाए हैं। मेरी बहन कहती है कि तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि मेरा सपना पूरा कर सके, तो मन को मार डाला। फिर सोचा पति मेरा सपना पूरा कर देंगे। मेरे पति का कारोबार हल्का होने के कारण मैंने अपना सपना मन में दबाकर काम किया, लेकिन मेरा मन बार बार यही कहता कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। मैंने जीवन भर मेहनत की अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे मेरा सपना साकार करेंगे, लेकिन यहाँ भी मेरा नसीब कमजोर निकला। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने सपने को साकार करके रहूंगी। भगवान मेरा साथ देंगे। मेहनत मैं जरूर करूंगी, साथ भगवान देगा, तो मेरा सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा जी, तो ये बात है। मंजू ने लेटर पढ़कर कहा। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पेरिस जाएगी बुढ़िया, एफिल टॉवर देखेगी। मंजू जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सास के कमरे में बुरी तरह से गूंज रही थी। वह हाथ में लेटर लिए वह हंस हंस कर पागल हो रही थी। मैं भेजूंगी तुझे पेरिस, आजा, तुझे एफिल टॉवर के ऊपर ही बिठाऊंगी। ये अपशब्द बोलते हुए हंसे जा रही थी। वे बैंक पासबुक और लेटर अपने कमरे में ले गई। जब लक्ष्मी जी घर आकर अपने कमरे में गई तो उनके होश उड़ गए। अपना बक्सा खुला देख उनका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उन्होंने वहां अपने पासबुक और लेटर गायब देखा, उनका रंग पीला पड़ गया। हे भगवान, आज कैसे खुला रह गया मुझसे ये, अपने माथे को पीटते हुए बोली। वह दौड़कर मंजू के कमरे में गई। बहू, मेरे बक्से से तूने सामान निकाला है? लक्ष्मी जी ने घबराते हुए पूछा तो मंजू हंसने लगी और बोली, हाँ, तेरा सपना अब मेरी मुट्ठी में है। तेरे पेरिस जाने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं। आज जाने दे तेरे बेटे को। लक्ष्मी जी मंजू के हाथ पैर जोड़ती हैं, बोलती हैं, बेटा तू रवि को इस बारे में मत बताना। लेकिन मंजू उनकी बातों को अनदेखा कर उनकी पासबुक ऊपर उछालते हुए कमरे में इधर से उधर घूमती रहती है। लक्ष्मी जी हाथ जोड़े उसके पीछे पीछे चलती हैं, लेकिन मंजू को जरा भी दया नहीं आई। इतने में रवि भी आ जाता है। वो कमरे में आता है तो देख कर पूछता है, क्या हो रहा है ये सब? मंजू नाटक करके बोलती है, आइए श्रीमान आइए, देखिए अपनी माँ की करतूतें, कहते हुए पासबुक और लेटर रवि के हाथों में थमा देती है। रवि जब देखता है, पढ़ता है तो उसकी आंखें भी फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह मेरी माता, मैं बैंक का कर्मचारी और मुझसे ही चोरी। मेरे बैंक में खाता ना खुलवा कर दूसरे बैंक में खाता खुलवा रखा है और 3 लाख की रकम भी जमा कर रखी है। अरे वाह, मैं क्या तुम्हारे पैसे हड़प कर लेता जो अपने बेटे तक से चोरी कर रखी है। और ये क्या ड्रामा है, बुढ़ापे में इतना बचपना दिखा रही हो। ये पेरिस वेरिस क्या लगा रखा है? हम तो कभी दूसरे शहर तक नहीं गए, तू पेरिस जाने के सपने लिए बैठी है।
जिंदगी कितनी बची है अब तेरी? राम नाम जब बैठ के अब कभी पेरिस भिजवा ही दूं। रवि अपनी माँ को अपशब्द बोले जा रहा था, जिसका साथ उसकी पत्नी भी हंस हंस कर दे रही थी। बेटे और बहू का ऐसा व्यवहार देख लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हाथ जोड़े बेटा बहू के सामने गिड़गिड़ाती रही, किंतु उन दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रवि लेटर और पासबुक अपनी अलमारी में रखते हुए बोला कि मेरे साथ जाकर ये रकम मेरे खाते में करा देना जमा, और अब बात खत्म। अपने कमरे में जा। बेटा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे। ये मेरे खून पसीने की कमाई है। तुम बहुत छोटे छोटे थे जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया था। मैंने बड़ी कठिनाइयों में तुम्हें पाला है और ये रकम इकट्ठा की। बेटा, मुझ पर रहम खा। मेरा सपना पूरा होने दे बेटा। बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, कहते हुए अपनी माँ की बाह पकड़े अपने कमरे से बाहर धक्का दे देता है। लक्ष्मी जी अपने कमरे में नीचे फर्श पर बैठकर बहुत रोती हैं। वे अपने पति की फोटो उठाती हैं और उससे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोती हैं। आप क्यों अकेला गए छोड़कर मुझे? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी बहन ठीक कहती थी। मैं ही पागल, इस सपने के पीछे पागल थी। इसी सपने को लेकर अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब भगवान मेरी रक्षा कर, या मुझे ऊपर बुला ले भगवान। मुझसे अब सहन नहीं होता। वे रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। जब होश आता है तो रात के 3 बजे थे। वे सोचती हैं कि नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं नितिन को फ़ोन करूंगी। वह सुबह होने का इंतज़ार करती हैं। सुबह होते ही नितिन को फ़ोन करती हैं और सब बात बताती हैं, किंतु नितिन पूरी बात सुने बिना ही ये कहकर टाल देता है कि रवि ठीक ही तो कह रहा है, इस उम्र में अब क्या करेंगे ये सब करके, और फ़ोन पटक देता है। लक्ष्मी जी को अपने दोनों बेटों से ये उम्मीद नहीं थी। उनके दिल पर गहरा सदमा पहुंचता है। वह कुछ देर सोचती रहती हैं और बेटा बहू के जागने से पहले अपनी बहन के घर पहुंच जाती हैं और सारी बातें बता देती हैं। उनकी बहन और भांजा उन्हें सांत्वना देते हैं और पहले उन्हें नाश्ता पानी खिलाते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद लक्ष्मी जी भांजे के साथ महिला सुरक्षा आयोग पहुंच जाती हैं। उधर बेटा बहू जब जागते हैं तो उन्हें घर में ना पाकर चौंक जाते हैं। वे तुरंत मालती जी के यहाँ जाते हैं, किंतु लक्ष्मी जी वहां से पहले ही निकल चुकी थी। लक्ष्मी जी महिला आयोग पहुंचती हैं और अपने साथ हुए अत्याचार की गुहार लगाती हैं। वहां उनके साथ हुए अत्याचार को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया जाता है। महिला आयोग की कुछ महिला उन्हें अपने साथ लेकर उनके घर पहुंचती है। बेटा बहू पहले ही डरे हुए अपनी मां का इंतजार कर रहे होते हैं। जब उन्होंने घर में मां के साथ महिला आयोग की टीम को देखा तो सफेद पड़ गए। उन्होंने बेटा बहू को फटकार लगाई, जिससे लक्ष्मी जी में और साहस आ जाता है। वे रवि की अलमारी से पासबुक और लेटर निकाल लेती हैं और कहती हैं, ये घर भी मेरे पति और मेरा है। मेरे घर पर भी इनका कोई अधिकार नहीं है। मेरे दोनों बेटों को मैं अपने घर से बेदखल करना चाहती हूँ। महिला आयोग की टीम उनकी इस बात की भी सराहना करती है। उनके घर के पेपर्स तैयार किए जाते हैं और शहर वाले बेटा बहू को भी बुलाया जाता है। नितिन और सुनंदा भी घर आ पहुंचते हैं। इस सब प्रक्रिया में 1 हफ्ता लग जाता है। इतने लक्ष्मी जी अपने घर न रहकर अपनी बहन के घर रहती हैं। कहती हैं, उन्हें अपने घर से निकाल कर तभी अपने घर में प्रवेश करूंगी। अमर भी इन सब में उनका पूरा साथ देता है। बेटे बहुए मालती जी के घर आकर ही अपनी माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन वे उन्हें माफ नहीं करती। तुम दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज मुझे कैसा दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे हमने तुम्हारे लिए क्या बुरा किया है? यही ना कि तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, पीड़ा सही, जन्म देने की पीड़ा सही, फिर पति के जाने की पीड़ा सही, फिर तुम्हें अकेले पालने पोसने की पीड़ा सही। तुम अपनी माँ के बलिदानों को कैसे भूल गए? मैंने अकेली औरत ने तुम दोनों भाइयों को मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। क्या यही दिन देखने के लिए? मैं चाहती तो तुम्हें मजदूरी पर भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिन रात मेहनत करके बैंक और कंपनी में नौकरी लगवाई। क्या इसी दिन के लिए कि तुम अपनी माँ पर इतने अत्याचार करो? शिक्षित होकर भी जाहिल निकले तुम तो। मैंने अकेली ने तुम्हारे सारे सपने पूरे किए और तुम 2 होकर मेरा एक सपना पूरा करना तो दूर, मेरे खुद की जमा रकम से अपना सपना पूरा करने में भी बाधा डाल रहे हो, उससे भी छीनना चाहते हो। आगे बढ़कर जैसे ही दोनों भाइयों ने मम्मी कहा
तो लक्ष्मी जी ने एक एक थप्पड़ दोनों की चढ़ दिया। मंजू और सुनंदा ने भी अपने कान पकड़ लिए। दूर रहो मुझसे, ये मत समझना कि अब घर के लालच में तुम मुझे मना लोगे। तुम अब सब मेरे दिल से निकल चुके हो। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब मेरा फैसला अटल है, तुम लोग जा सकते हो। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर सब घबरा गए, क्योंकि एक नारी जब अपने पर आ जाए तो सब पर पड़ जाती है भारी। और फिर लक्ष्मी जी के साथ महिला सुरक्षा आयोग भी थी, तो बस चुपचाप सब वहां से निकल रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, रुको। सब खुश हो गए। शायद माँ ने फैसला बदल लिया। माँ आगे बढ़ी और खींच के 3-4 थप्पड़ मंजू के गाल पर चढ़ दिए। मंजू चिल्ला उठी, ये काम अधूरा था मेरा, इसे पूरा किए बगैर कैसे जाने देती मैं। लक्ष्मी जी ने दांत भींचते हुए कहा। सब ये सब देखकर और डर गए। मंजू रोती हुई घर से बाहर निकल गई। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। पेपर्स वर्क भी पूरा हो चुका था, जिसमें लक्ष्मी जी ने अपने दोनों बेटों को बेदखल कर दिया था और 1-1 लाख की पेनल्टी अपनी मां पर किए अत्याचार के कारण दोनों बेटों को देनी पड़ी, जिससे अब उनके पास 5 लाख की रकम हो चुकी थी। और अब बेटा बहू को उनके घर से निकालकर उनका घर भी खाली करा लिया था, जिसमें लक्ष्मी देवी जी अपने भांजे अमर के साथ रहने लगी थी। वे अमर के साथ ही पेरिस जाना चाहती थी, तो दोनों ने अपनी पेरिस जाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर सारी व्यवस्था कर ली थी। पूरे 2 महीने बाद लक्ष्मी जी और अमर पेरिस के लिए निकल पड़े। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मेरे बचपन का सपना आज 60 सालों में पूरा होने जा रहा है। मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ। ये सब लक्ष्मी जी हवाई जहाज में बैठे बैठे सोच रही थी। जब एफिल टावर के पास पहुंची तो उनकी आंखों में दुख और खुशी दोनों के आंसू थे। दुख इस बात का कि न जाने किस किस तरह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, और खुशी इस बात की कि आज मेरा सपना साकार हो गया। भगवान, तूने मेरा साथ दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। वह एफिल टावर को अपनी बूढ़ी आंखों से निहारती रही और खुश होती रही। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने छोटे हों या बड़े, बच्चा देखे या बूढ़े, उनको पूरे करने वाला ऊपर वाला है। बूढ़ों के भी अरमान होते हैं, उनके भी सपने होते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों का हर सपना पूरा करते हैं, तो बच्चे बुढ़ापे में उनके सपनों को यह कहकर क्यों टाल देते हैं कि इस उम्र में ये सब। सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पूरा किया जा सकता है। जैसे लक्ष्मी जी ने अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज एफिल टावर पर खड़ी उसे निहार रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।